बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा आज का, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन ये जो फिनोमिनन है ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मर्क्यूरी अगर किसी सरफेस पे गिर जाती है, बहुत ही स्पेरिकल सा सरफेस दिखता है मर्क्यूरी का। दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो जब भी हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज कोहिजन। एडेसिव फोर्स क्या है कि सपोज ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो ये जो इंटरेक्शन है वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में, ये बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस होता है। तो एडेसिव हम लोगों ने देखा है बहुत बार कि फेविक्विक, फेविकॉल, ये सारे के सारे एडेसिव मटेरियल है ना। जैसे फेविक्विक हो गया, फेविकॉल हो गया, है ना। या फिर जो भी इंक से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, इंक एंड व्हाइट बोर्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो ये सरफेस टेंशन एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर ना मॉस्किटोज, मच्छर तैरते रहते हैं, है ना। मॉस्किटोज तैरते रहते हैं। फिर वो जो महानगर पालिका वाले होते हैं, नगर परिषद वाले होते हैं, वो आके यहाँ पर कुछ लिक्विड डाल देते हैं। तो नेचुरल जो प्रोसेस होता है, इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं या फिर केरोसिन छिड़कते हैं, केरोसिन छिड़कते हैं। या फिर हमारे जो कूलर होता है, डेजर्ट कूलर होता है जिससे हम हवा खाते हैं समर में, उसके टैंक्स में भी अगर पानी जमा है बहुत बार, तो वहाँ पर भी मच्छर पनपने लगते हैं। तो वहाँ पर भी आपने अगर केरोसिन की बूंदें डाल दी, तो क्या हो जाएगा, जो एग्स रहते हैं मॉस्किटो के, मच्छर के अंडे जो रहते हैं, वो तैरते रहते हैं किसके ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही आप केरोसिन डालोगे, ये सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगा और वो अंडे पानी में डूब जाएंगे। तो इस तरह से मच्छर पनपना और उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है कि ये सरफेस टेंशन तभी पॉसिबल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब कोई तो फोर्स है जो ऊपर की जो लेयर है, सरफेस की जो लेयर है, उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। देखेंगे हम उसको डिटेल में। अब जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि व्हेन द शेविंग ब्रश इज टेकन आउट ऑफ वाटर, तो जैसे ही हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई थ्रेड है या फिर ऐसा बंच ऑफ कुछ प्लांट्स, जैसे आपने ग्रास ले लिया, ग्रास को आपने पानी के अंदर घुमाया, तो वो ग्रास क्या हो जाएगा, पानी के अंदर तो फैलेगा इधर उधर, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे आप, वो एक साथ चिपक जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। अब इसको डिफाइन करना है हमें। तो डेफिनेशन या तो आप प्रैक्टिकली करके कराओ या फिर इमेजिनरी कुछ चीज़ें कराओ। तो यहाँ पर कुछ हमने इमेजिन किया है कि पानी का सरफेस है, उसके ऊपर एक कोई लाइन है, उसको इमेजिन करो, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इस लाइन को दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पुलिंग फोर्स, इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, लाइन ए बी से परपेंडिकुलर।
तो उस पर लगने वाला जो टेंशन है उसको हम देते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लग रहा है हर जगह, है ना, क्योंकि हम लोग अगर टेंशन की बात करें तो हमने उसको प्रेशर की तरह नहीं ले सकते। जैसे प्रेशर में अगर हम लोग लेने वाले थे, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर एरिया नहीं है, लेंथ है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज टेंशन। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ टेंशन। अगर वो ऐसा यूनिट में है, अगर वो सीजीएस में है तो क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर फोर्स को हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ लिया कुछ भी, डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू लेंथ, फिर से उसको क्या कर दिया हमने, मैथमेटिकली करेक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा वर्क डन, और ये हो जाएगा जो भी चेंज इन लेंथ आया है, जो भी एरिया होगा, एक्स ले लो, एल डैश ले लो, तो जो भी चेंज इन लेंथ होगा वो एरिया बन जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, है ना। तो टेंशन इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा वर्क डन इज गिवन इन जूल्स और एरिया इज गिवन इन मीटर स्क्वायर। तो जूल्स पर मीटर स्क्वायर या अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी उसके यूनिट्स हैं। फिर डायमेंशन एनालिसिस करेंगे आप, ठीक है। तो आपको डायमेंशन एनालिसिस में समझ में आएगा कि फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट तो हमें डायमेंशन हमें पता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 T-2, T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। गलत दिया है क्या ये, सॉरी, मीटर इन L1, एल और L1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा M1 L0 T-2, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस भी कर लिया हमने। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ये सारी जो चीज़ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, सरफेस टेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट लेंथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जो भी चेंज इन एरिया है ना, तो एरिया चेंज करने के लिए, मतलब जो भी टेंशन लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना है या उसके टूवर्ड्स वर्क करना है, उससे हम काम कर पाएंगे, है ना। वेयर W is the work and delta A, that is change in area, is increase in area। तो ये सारे चीज़ें हैं, मतलब टेम्परेचर से सरफेस टेंशन चेंज होगा। तो जानते हैं, एकदम कॉमन सेंस है, आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, जैसे पानी उबलता है, ठीक है, तो उसका जस्ट बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से सरफेस टेंशन पहले जैसा नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। उबलता हुआ पानी इमेजिन करो, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें सरफेस टेंशन रह सकता है। इतने एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, सरफेस टेंशन कहाँ आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल वन, सॉल्ड एग्जांपल है कि द लेंथ ऑफ नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द नीडल कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एडेड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द नीडल आउट ऑफ वाटर। टेंशन दिया हुआ है हमें 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये है अपना फोर्स, दैट इज टेंशन इनटू। अब यहाँ पर 2L क्यों लिया है, अब मुझे एक नीडल फ्लोट कर रही है, अगर मैं उसको एकदम जनरलाइज तरीके से पढ़ूँ तो नीडल का लेंथ L है, नीडल बनाता हूँ मैं, नीडल का लेंथ अगर L है पूरा,
इसको मैंने सरफेस पे रखा है, मतलब सरफेस पे वो ऐसा दिखेगा, पानी के सरफेस पे ये पानी है। तो इसमें कुछ थोड़ा डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन मतलब थोड़ा पानी की लेयर पे अगर वो फ्लोट कर रही है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये नीडल यहाँ पे है, नीडल ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ मैं। नीडल इसके सरफेस पे ऐसी है। तो जो ओरिजिनल लेयर थी सरफेस टेंशन की वजह से वाटर की, ऐसी थी। अब जैसे ही नीडल हमने प्लेस कर दी है वहाँ पे, ये थोड़ा सा दब गया है, तो टेंशन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। पहले कैसा लग रहा था, है ना। तो इसको अगर मैं, एंगल है यहाँ पे थीटा, थीटा इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अब बचा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, है कि नहीं। तो हमारे पास दो सरफेस है, अगर हम उसको पुल करने की कोशिश करें, मतलब इस केस में अगर मैं ये बोलूं कि नीडल को रखने की वजह से वाटर का जो लेयर सरफेस है कुछ ऐसा हो गया है, इसका मतलब ये जो टेंशन लग रहा था, ये जो टेंशन लग रहा था कुछ ऐसा लग रहा है। तो T/L, सॉरी, हाँ ना, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ है, तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो दो जगह से लग रहा है यहाँ पे, T/L। अब यहाँ पे कुछ एंगल बन चुका है, यहाँ पे कुछ एंगल बन चुका है। ठीक, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारे, सॉरी मैंने ये एंगल भी ले सकता था मैं, है ना, इसके साथ बना हुआ थीटा, इसके साथ बना हुआ थीटा ले सकता था, ये अगर नहीं लेना है मुझे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना था तो टी कॉस थीटा हो जाता, ये भी टी कॉस थीटा हो जाता, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, है ना, इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, अगर ये एंगल लेते हैं हम लोग, 2t साइन थीटा बचा, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, जो भी इसका मास होता, है ना, उसको बैलेंस करते हैं हम लोग 2t साइन थीटा से। सही बात है। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है कि ये जो नीडल रखी गई थी सरफेस पे, उसको अगर खींचना है तो यहाँ पे दो टेंशन्स रहेंगे, है ना, 2T/L will give you the surface tension, तो फोर्स इज इक्वल टू 2T/L, क्योंकि हमारे पास दो फ्री सरफेसेस है निडल के साइड में। तो लेंथ ऑफ द निडल फ्लोटिंग ऑन द वाटर इज गिवन एज 2.5, तो थ्रू आउट द निडल जो भी लेंथ है इसकी 2.5, यहाँ पे ऊपर में अगर इसको हमें खींचना है तो हर जगह यहाँ पर हमें टेंशन लगेगा थ्रू आउट द लेंथ। तो टेंशन दिया हुआ है यहाँ पे 2 × T × L, 7.2 × 10⁻⁴ into length is 2.5 × 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा।
तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बेसिक से, पर इसमें भी हम लोग गलतियां कर देते हैं कभी कभी। एक्सरसाइज 2 में बोला गया आपको फिल्म ऑफ वाटर formed between a film of water formed between two straight parallel wires, each of length 10 centimeter long and at separation 0.5 centimeter. Calculate the work required. अब ये थोड़ा सा इनिशियल सरफेस और फाइनल सरफेस में आता है। इसमें आप वर्क डन कैसे हुआ वो निकाल सकते हो। जैसे आपको बोला गया है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 0.5 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बिटवीन द वायर्स। तो इसको स्ट्रेच करेंगे, इधर खींचेंगे सपोज, तो ये 1 सेंटीमीटर का बन जाएगा 1 मिलीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मतलब हम उसको मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करें 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बढ़ाना है फिर से, ठीक है। तो इनिशियल सरफेस एरिया इतना है, इसको बढ़ाना है और टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर बोला है, 1 सेंटीमीटर बोला है कि 1 मिलीमीटर बोला है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी तो 1 मिलीमीटर ले लेते हैं हम लोग। तो सिंपल है यहाँ पे कि 2 पैरेलल वायर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में एक एरिया है, इसको और एक्सटेंड करके यहाँ पर बनाना है। पहला इतना एरिया है ये, फिर एक्सटेंड करके इसको इतना बनाना है। तो 2 इंटू लेंथ इंटू सेपरेशन। अब ये क्या देगा 2 इंटू लेंथ, क्योंकि अब 2 सरफेस एरिया है, क्योंकि फिल्म है वाटर पे बनी हुई है ना, और लेंथ इंटू सेपरेशन जो भी है उनके बीच का वो एरिया देगा, इनिशियल सरफेस एरिया। तो ये आ रहा है 10 मीटर पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻⁴ लगा के। फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो भी एक्सटेंडेड लेंथ है। अब यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर और इसको भी 1 मिलीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करें तो वो भी 1 मिलीमीटर, या फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ पहले। 0.5 ये सेंटीमीटर में है, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर का मीटर हो गया 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 0.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिया,
और 0.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखो। तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर सीधा सीधा मीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 0.5 प्लस 0.1 इंटू 10⁻², कॉमन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20 इंटू 0.6 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। सही आ रहा है हमारा? तो यहाँ पर फाइनल एरिया और इनिशियल सरफेस एरिया मिला हमें। अब चेंज इन एरिया हमें पता है क्या करना है हमें, वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया करना है, तो चेंज इन एरिया हो जाएगा 12 माइनस 10, है ना? तो इससे अपना 144 इंटू 10⁻⁴ जूल्स में वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है? तो अपने लिए क्या क्या ज़रूरी है सरफेस टेंशन डेवलप जो हो रहा है उसमें, दैट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है कि फैक्टर विच इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। तो जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन। जैसे आप मर्क्यूरी देखो, वाटर देखो, आपने कुछ देखा होगा पत्तों पे ऐसे पत्ते होते हैं, है ना? उसके ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो मोती जैसे वाटर दिखता है वहां पे, एकदम मतलब चिपकता नहीं है पानी उस पत्तों को, मोती जैसा दिखता है। मराठी में उसको धोपट्याचे पानं बोलते हैं, है ना? देखा होगा आपने। तो उसके ऊपर पानी चिपकता ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा हमको लगता है कि मोती जैसा बन गया। तो ये ऑब्जर्व आपने किया होगा बहुत बार। तो जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो खुद को सिकुड़ के रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्लूइड हैज अ टेंडेंसी टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया। तो मिनिमम सरफेस एरिया क्या होता है? ये स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। यही सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, है ना? तो डिक्रीजेस अगर कोहेसिव फोर्स होगा तो सरफेस टेंशन भी, अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। जैसे पानी आपने फ्लोर पे रखा तो फैल जाता है, वही मर्क्यूरी आपने अगर फ्लोर पे रखा तो वो वैसा ही आपको स्पेरिकल बॉल्स में दिखेगा, ठीक है? इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज क्या? इफ इम्प्योरिटीज कंप्लीटली soluble, then on mixing it in liquid its surface tension increases। तो ऐसे कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स होंगे, आयनिक सॉल्ट्स होंगे स्मॉल क्वांटिटी में, अगर वो बढ़ाने से उनके पार्टिकल के अंदर कोहेसिव फोर्सेस अगर बढ़ते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, अगर वो घटता है तो सरफेस टेंशन कम होगा। अगर इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, जैसे डिटर्जेंट, जो ये पूरा डिटर्जेंट वाला बिजनेस है ना, ये पूरा का पूरा सरफेस टेंशन फिनोमेना पे ही बेस्ड है। क्योंकि अब ये क्या करता है कि पार्शली सोल्यूबल इन लिक्विड है, यानी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है ना? एंड बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्स बिटवीन द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो जो पानी के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है, मतलब क्या है, पानी में आपने डिटर्जेंट डाला और कपड़े डाले, तो कपड़े में जो मैल है वो बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसका डिटर्जेंट के साथ अटैचमेंट बढ़ गया, जो पानी के साथ या कपड़ों के साथ था, तो वो निकलने लगेगा बाहर, है ना? कपड़ों से बाहर निकल के पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ऑन मिक्सिंग डिटर्जेंट विथ वाटर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है जो मिक्सचर है उसका। तो सरफेस टेंशन ऑफ जो वाटर इज मोर देन अल्कोहल एंड वाटर। जैसे पानी और दारू मिक्स कर दिया आपने,
तो उसका सरफेस टेंशन पानी से भी कम होता है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेते ये लोग पीने वाले। ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमने बात की है पहले कि अगर ये रिलेशनशिप है सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का, तो विथ राइज इन टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये डिक्रीज हो रहा है सरफेस टेंशन विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सरफेस टेंशन एकदम लीनियरली कम हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो एकदम ज़ीरो हो जाता है, कोई सरफेस टेंशन बचता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें। तो दोनों साइड ऑफ लिक्विड सरफेस में, अदर साइड ऑफ लिक्विड सरफेस मतलब क्या, कि अगर पानी ऐसा भरा हुआ है तो एक पर्टिकुलर ये जो सरफेस है इसको टेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा। ऑन कंटेमिनेशन, अगर हमने इम्प्योरिटीज की बात कर ली है कि अगर डस्ट पार्टिकल और लुब्रिकेटिंग मटेरियल ऑन द लिक्विड सरफेस डिक्रीजेज इट्स सरफेस टेंशन, तो ज़्यादा कुछ कंटेमिनेशन होगा तो लिक्विड सरफेस पे, जैसे हमने बात की थी कि हमने अगर किसी, जैसे पानी पे केरोसिन छिड़क दिया तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी अंडे दिए गए हैं, मच्छरों की पूरी कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे अंडे नीचे। तो प्रिवेंट हो जाएगा कि ज़्यादा, और यहाँ पे इनकी मौत हो जाएगी, तो ज़्यादा मच्छर नहीं डेवलप होंगे, है ना, गंदे पानी में। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं उनको। ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो उसके वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के से अगर गुड कंडक्टर है पानी, इम्प्योरिटीज एडेड होंगी उसमें, तो हीट डेवलप होगी, आयनाइज होने की कोशिश करेगा, एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव, मतलब ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सरफेस टेंशन तो कम ही होने वाला है। समझ में आया आपको। तो ये सरफेस टेंशन जो पूरा फिनोमिनन है, इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली पढ़े तो इसको हम ये समझ में आएगा कि जो एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हर एक पार्टिकल का, हर एक मॉलिक्यूल का अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये हम जूम करके बना रहे हैं कि जो इंटरेक्शन है ना, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है। अब ये सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है, तो यहाँ पर हर जगह से इसको खींचा जा रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। तो यहाँ पर तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका, हर पार्टिकल उसको खींच रहा है, जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो पार्टिकल्स, ये डी स्टेबल है, ये सी स्टेबल है पूरा, लेकिन ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे बी का हो गया और ए हो गया, इसका तो सिर्फ आधा पोर्शन ही पानी में है स्पीयर का, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3/4 पानी में है, 1/4 सरफेस के बाहर है। तो ये दोनों, जैसे पार्टिकल डी के बारे में मतलब कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। तो स्पीयर ऑफ मॉलिक्यूल सी, तो अब सी जो मॉलिक्यूल है, इज डायरेक्टली बिलो द लिक्विड, तो इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में।
अब जो मॉलिक्यूल बी है वो लिटिल बिलो है ना, तो मोर अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स है, तो ये नहीं है पूरी तरह, उसकी एनर्जीज जो फोर्स लगने वाला है उसके ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स है मैक्सिमम। और जो ए है उसके बारे में तो क्या है कि आधा स्पीयर सिचुएटेड एट द सरफेस, द स्पीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इज हाफ आउटवर्ड्स एंड हाफ इनसाइड, तो पूरा का पूरा पोर्शन उसको डाउनवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रहा है। द मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड बिटवीन द सरफेस एंड द एक्स वाई प्लेन distant c below the surface experience a downwards cohesive force, तो cohesive force पूरा का पूरा downwards खींच रहा है। तो ये जो layers है, सपोज यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे लगने वाले सारे मॉलिक्यूल्स का फोर्स डाउनवर्ड्स होगा, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और यही रीजन है कि हमारी जो सरफेस है वो टेंस होती है, टेंशन में होती है। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, और क्या रीजंस है इसके? कि जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, यहां पर एक स्टेटमेंट मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। एज दिस मॉलिक्यूल्स reach near the surface, work done is against the downward cohesive force। अब जो इंटीरियर जो मॉलिक्यूल्स है ना, when the surface area of the liquid is increased, the molecules from the interior of the liquid rise to the surface। अब क्या होगा कि कोई भी मूवमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी होता है, हमेशा ये बात याद रखना। तो वर्क डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, अब वर्क डन अगेंस्ट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स का अगर सपोज नीचे खींच रहा है तो हम ऊपर जा रहे हैं, सपोज पार्टिकल ऊपर गया, तो यहां पर जो भी वर्क किया हमने दैट इज stored in the form of potential energy, and this potential energy of molecules lying in the surface is greater than that the molecules in the interior। क्योंकि अब इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और अगर इसको अपवर्ड मूवमेंट करना है तो अभी तो अपवर्ड मूवमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि अब ये ऊपर के सरफेस पे है। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी है क्योंकि फोर्स लग रहा है उन पे, और वो स्टेबल रहना चाहते हैं तो वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। अ सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एनर्जी इज मिनिमम। तो जब एनर्जी मिनिमम होती है सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, हर जगह से फोर्स लग रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा अनस्टेबल है, ज्यादा अनस्टेबल है। तो जहां ज्यादा अनस्टेबल है वहां पर आपको सरफेस टेंशन ज्यादा मिलेगा। तो इन अदर वर्ड surface tends to contract to minimum possible area। this tendency is exhibited as surface tension। क्यों? क्योंकि हर चीज स्टेबल होना चाहती है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहती है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा कि एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करेगा जस्ट टू बिकम स्टेबल। तो ये नेचर का फंडा है कि बेसिक मिनिमम चीजें लो और स्टेबल हो जाओ। मोर कोहेसिव फोर्स, मोर सरफेस टेंशन विल बी more cohesive force, surface tension will be maximum। तो कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है जैसे, और पार्टिकल्स के बीच में भी ज्यादा है। जैसे अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस टेंशन उसका ज्यादा होगा। तो यही चीज है कि यहां पर जो भी कोहेसिव फोर्स होगा उसी की वजह से
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड राइजेस टू सरफेस। तो जैसे सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है पार्टिकल का, तो पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। मतलब छोटा मिनिमम सरफेस एरिया मतलब एनर्जी स्टेबल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसका एरिया बड़ा है सरफेस एरिया, तो वो टूवर्ड्स द सरफेस जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फॉर दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो उसके लिए अगर वो उसको ऊपर जाना है तो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सो ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया कूलिंग ऑकर्स। तो नीचे से जब ऊपर जाता है पार्टिकल तो थोड़ा लॉस इन एनर्जी होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलिंग ऑकर्स। ये देखेंगे हम लोग। तो ये टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर रिमेन्स सेम, द एग्जैक्ट एनर्जी में बी गिवन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो अगर हमारे पास पार्टिकल मूवमेंट भी कर रहा है और उसका टेम्परेचर सेम ही लग रहा है, तो इसका मतलब है किसी दूसरी एनर्जी ने उसको सपोर्ट किया है। सो द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस have some additional energy due to their position, and this additional energy per unit area is called as surface energy. तो surface energy जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम क्रूड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसको हम अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इसमें क्या हुआ, सरफेस एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड। जैसे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो सरफेस एनर्जी हमारे लिए क्या आ जाएगी, 2TL इंटू एक्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, 2LX। तो ये जो बचा हमारे पास, क्या बचा, T। तो यही हमारी सरफेस एनर्जी, ये सरफेस टेंशन है ना हमारा T। तो सरफेस एनर्जी इस तरह से भी दी जा सकती है। समझ में आ रही है क्या बातें? तो अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो हम ये एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स है, तो उसको स्प्लिट कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कितना समझ में आया। तो देखो, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है यार? इसमें तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया दिया है। जैसे प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया लिखते थे, टेंशन में हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं। तो फिर भी इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं अगर इसमें फोर्स इन्वॉल्व है? एक्चुअली इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हैं। टेंसर क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो है, पर कैलकुलेशन में हम इसको स्केलर की तरह ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम इसको वेक्टर से नहीं सॉल्व करते, इसको हम नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज टेंसर होती है। तो सेम केस है इसमें। फिर दूसरी चीज है कि ये टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना। इम्प्योरिटीज के ऊपर, जैसे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा इनसोल्यूबल पे, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है तो
सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, जैसे मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी है इसमें। अब सरफेस एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ देखा उससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी स्ट्रेच्ड या पार्टिकल जब भी मूव करता है एक स्टेबल पार्ट से या फिर छोटे सरफेस एरिया है उससे बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको जो मिल रही है या एक्सटर्नल एनर्जी जिसकी वजह से काम बढ़ रहा है उसका, जिससे उसका सरफेस बढ़ रहा है ना, या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से सरफेस बढ़ रहा है, तो हम इसको सरफेस एनर्जी के टर्म्स में कर सकते हैं। जैसे सरफेस एनर्जी के बारे में थोड़ा और डिटेल बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की क्या क्या एग्जाम्पल है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स मर्क्यूरी के आर स्पेरिकल while large are flat। तो आपने देखा होगा कि स्मॉलर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा टेंशन है उसमें, ज़्यादा सरफेस एनर्जी है उसमें। फ्लोटेशन ऑफ नीडल ऑन वाटर, ये हमने देखा है अभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में। मॉस्किटो बैठते हैं पानी के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर लेयर। फॉर्मेशन ऑफ बिगर सोप बबल इन कंपैरिजन टू वाटर। ये क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, पता नहीं। फिर डर्टी क्लोथ्स जो डिटर्जेंट में डालते हैं हम लोग, डिटर्जेंट की वजह से सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी का, और फिर डर्ट और वाटर मिक्स करके कुछ बनने लगता है। स्प्रेइंग रिजल्ट्स इन कोल्डनेस, स्प्रेइंग की वजह से कोल्डनेस आ जाता है। ये एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि जब वो एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल जो पानी के अंदर है और पार्टिकल जो बाहर निकल रहे हैं है ना, उनका एरिया बढ़ जाता है, तो देर इज लॉस इन एनर्जी, तो वाटर बिकम्स कूलर। जैसे फवारा या फिर स्प्रिंकल करते हैं ना वाटर, तो कोल्ड फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस इन एनर्जी। तो ये वो कंसेप्ट है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीड शॉट्स, ये नहीं पता मुझे ये क्या है, थोड़ा सर्च करो इसको। ऑयल इज यूज्ड इन, ऑयल इज यूज्ड टू सेट द टर्बुलेंट सी वेव्स। हाँ, तो जब सरफेस टेंशन की वजह से जैसे बोट ट्रैवल कर रही है समंदर में, तो ऑयल स्पिल कर देते हैं, तो सो दैट जो लहरें हैं पानी की, कभी कभी एकदम टर्बुलेंट सी है ना, एकदम समंदर में बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही है, तो उस समय पे वेव को शांत कराने के लिए वहाँ पर ऑयल फेंक दिया जाता है पानी में, सो दैट स्टेबल हो जाए सी थोड़ा सा। तो ये तो अरेंजमेंट करते हैं। देन इनसाइड वाटर द हेयर ऑफ ब्रश रिमेन सेपरेट, ये हमने देखा है ऑलरेडी। कैम्फर डांस कर रहा है, क्यों डांस करता है? क्योंकि डायरेक्ट सब्लिम हो रहा है ना, तो उसके वजह से अब जैसे कैम्फर इतना सॉलिड लगता है हमको, पर वो पानी के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन।